नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मिर्जापुर से वाराणसी पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति दीनदयाल हस्तकला संकुल पहुंचे। इस हस्तकला संकुल की बौद्धिक विरासत के रूप में पहचान है। इसे काशी के कला और शिल्प का संसार भी माना जाता है। नवंबर 2014 में पीएम मोदी ने इस संकुल की नींव रखी थी। सितंबर 2017 में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। आप देख रहे हैं वहीं की तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों दोनों दिखाई दे रहे हैं और कला और संस्कृति का ये एक नमूना है दीनदयाल हस्तकला संकुल, जिसे हाल ही में तैयार किया गया है। राजीव शर्मा हमारे सहयोगी यहां पर जुड़े हुए हैं। राजीव, दीनदयाल हस्तकला संकुल में आखिर कौन कौन सी ऐसी कलाएं हैं और हस्तकला है जिनका प्रदर्शन होता है और राष्ट्रपति मैक्रो और प्रधानमंत्री मोदी उसे देख रहे हैं? दीपक जी, इसका उद्देश्य ये था कि बनारस और पूर्वांचल की जो भी कलाएं हैं, जिनमें हम खास तौर पर अगर बनारस की पहचान कहें तो बनारसी साड़ी है, यहाँ का सिल्क है, उसके साथ बौद्ध की प्रतिमाएं हैं, मूर्ति कला, शिल्प कला। एक कोशिश की गई कि आसपास के जो कारीगर हैं उन्हें पहले तो एक ऐसी जगह मिले जहां पर वो अपनी कला को विलुप्त ना होने दे, और साथ ही देश विदेश से आने वाले लोगों, क्योंकि ये सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, तो एक सिंगल विंडो की तरह है कि यहाँ पर मार्केटिंग भी हो सके और उसके यहाँ पर जो कलाकार शिल्पकार है अपनी कला को बचा भी सकें। 300 करोड़ की लागत लगी थी दीपक जी इसको बनाने में, और आज जिस स्थिति में ये है उसको देखकर इतना तो कह सकते हैं कि यहाँ की जो भी कलाएं हैं पूर्वांचल की, उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनारस के लालपुर इलाके में दे दिया गया है। दीपक जी, बेहतर प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। और मेरे ख्याल से लोग बड़ा इस पर संकट कर रहे थे कि बनारसी साड़ियों पर संकट आ रहा है, बनारसी हस्तकला पर संकट आ रहा है। जो पूर्वांचल है उसमें जितनी भी ट्रेडिशनल काम होते थे, ट्रेडिशनल जो पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते थे, उस पर संकट आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये वन विंडो क्लियरेंस है, ताकि चाहे फ्रांस से आए, चाहे अमेरिका से आए, चाहे लंदन से आए, चाहे जर्मनी से आए, कोई भी आए यहां पर आकर देखे, ऑर्डर दे और अपना सामान ले जाए। यहाँ कुछ इसी तरीके से दीपक जी, जैसे कि बनारस की साड़ी जो बहुत प्रसिद्ध है, बनारस से कुछ नजदीक मुबारकपुर गांव है, वहां पर बहुतायत के साथ बनती है, हर घर में लूम लगा हुआ है। लेकिन उन लोगों की स्थिति ये थी कि अब तक उनसे बिचौलिए लेते थे और फिर बड़े शहरों में मुंबई और दिल्ली में जाकर उसकी चौगुनी कीमत पर बेचते थे, और लिहाजा जो कारीगर थे उन्होंने अपने बच्चों को क्लरिकल जॉब्स कराने शुरू कर दिए थे या दूसरे कामों में निकाल दिया था। हस्तकला और ये बनारस की साड़ी की जो पहचान है, ये कला विलुप्त ना हो जाए, इसी की सोच थी इस हस्तकला संकुल को लेकर। और यहाँ पर हर कोई अपना प्रदर्शन कर सकता है। जो बनारस के नजदीक का कारीगर है उसको यहाँ प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। और अस्सी घाट अब कुछ देर में दीपक जी आप भी जाएंगे, प्रधानमंत्री को देखेंगे, अस्सी घाट को भी बनारसी साड़ियों से सजाने की कोशिश की गई है राष्ट्रपति मैक्रो के सामने। तो ये हस्तकला संकुल, क्योंकि यहाँ तमाम जो पर्यटक हैं वो विदेशी बहुत ज्यादा है और उनको खरीदारी के लिए भी बिचौलियों के संपर्क में आना पड़ता था, छोटी छोटी दुकानों के संपर्क में। तो लिहाजा वो सीधे हस्तकला संकुल पहुंचेंगे, वाजिब दाम देंगे, चीज कारीगर से सीधे मिलेगी और कारीगर को फायदा होगा। लिहाजा कारीगर के पास जब फायदा होगा तो कारीगर इस कला को बनाए रखने में रुचि दिखाएगा और इससे कला बचेगी भी। तो ये एक सोच यहाँ पर दिख रही है। बिल्कुल, कला बचेगी भी। हमारे लिए क्या इंटरनेशनल मार्केटिंग इस तरह की चीजों की बहुत जरूरी है सर? क्योंकि हम दूसरे जगहों पर देखते हो तो स्टैम्प भी भेज देते हैं, टी शर्ट भी भेज देते हैं, सन ग्लासेस भी भेज देते हैं, और तो और अंडरगारमेंट भी भेज देते हैं उस नाम से, या शॉर्ट्स भी भेज देते हैं। तो बेचने की ये कला क्या भारत के पास नहीं है? मैं दुनिया की लगभग हर जगह घुमा हूं और हर जगह आप जाके निकलते हैं तो निकलने से पहले आपको एक दुकान में जाना ही पड़ता है जहां पे आपको तरह तरह से ललचाया जाता है। आप शेक्सपियर के घर चले जाए, वहां भी एक बहुत बड़ी दुकान है, बहुत बड़ी सोविनियर शॉप है और तरह तरह के सोविनियर उपलब्ध है। नहीं, भारत ने इस तरह का कमर्शियलाइजेशन अभी तक खासकर संस्कृति के नाम पे किया नहीं है। और दूसरा यह है कि जो भी कमर्शियलाइजेशन है वो हाई एंड पे है। जो जैसे भारतीय साड़ियां हैं, सिल्क साड़ियां, तो यूरोप में बहुत पसंद की जाती हैं, लेकिन उनकी कीमत दूसरी क्लास पे है वो। और ये जो वॉलमार्ट और इस तरह के जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं उनमें जो सस्ती चीजें बिकती हैं उसमें भारतीय चीजों का वो नहीं है। ऐसी जो स्कल्पचर है और इस तरह की चीजें हैं वो भी हम लोगों ने किसी तरह से उनको कमर्शियलाइज करने में वैसा कदम नहीं उठाया जो कि दूसरे लोग उठाते हैं। यही कहना है आपका। सौरभ के पास चलेंगे। सौरभ,
हम इतना ज्यादा इंटरनेशनली पिछले 20-25 साल में रिकॉग्नाइज हुए, हमने एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई, फिर भी हम उस तरह का कमर्शियलाइजेशन क्यों नहीं कर पाए जैसा आपको, चाहे आप 9/11 के मेमोरियल पर चले जाएं, जिसे आप फ्रीडम टावर या नंबर 1 क्या कहा जाता है उसको, नंबर एक जो बिल्डिंग है, जो नंबर 1 वहां की बिल्डिंग है, जो न्यूयॉर्क का स्ट्रीट है जिसका वर्ल्ड ट्रेड टावर, नंबर 1 वर्ल्ड ट्रेड टावर, माफ कीजिएगा मेरा दिमाग भी थोड़ा घूम रहा था, नंबर 1 वर्ल्ड ट्रेड टावर, वहां से भी आप बाहर निकलेंगे 125वीं मंजिल से तो आपको एक मंजिल की सोविनियर की शॉप ही शॉप मिलेगी जिसमें हर तरह के सोविनियर होंगे। भारत ऐसी चीजें बेच क्यों नहीं पा रहा है अभी तक? देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात है कि इसको आपको सरकारी तंत्र से निकालना पड़ेगा। वहां पर अमेरिका में जहां भी है वो, क्योंकि सरकार जो है वो और बड़े काम करती है, ये टूरिज्म वगैरह जो प्रमोशन है ये आप जो है सरकारी तरफ पे एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिस तरह की करनी चाहिए वो भारत सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर इतने ज्यादा, मैं तो कहूंगा कि आपको स्टार्टअप्स को ये दीजिए कि आप भारत की जो विरासत है, भारत की सांस्कृतिक विरासत है उनको प्रमोट करें, टेक्नोलॉजी से करें, वहां पर एक सोविनियर्स के वो लगाएं। यहां पर सबसे बड़ी परेशानी है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है आदि चीजों में आपको अलाउ नहीं करती है। भारत में जो फिल्मों का शूटिंग करने के लिए मैं आपको बताऊं, जो एक बॉलीवुड है इतनी बड़ा प्रमोशन कर सकता है भारत के इन सांस्कृतिक विरासतों का, उसको शूट करने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि एएसआई और कई विभाग, हालांकि कुछ चीजें अभी बेटर हुई हैं पर फिर भी उससे ज्यादा हमें और सोचने की जरूरत है। यही हम मात खाते हैं, जबकि भारत की सांस्कृतिक जो विरासत है, भारत के जो जिसे कहते हैं जो टूरिस्ट स्थल हैं वो बहुत अच्छे। और दूसरी बात, सौरभ आपसे कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है, यही सवाल लेके मैं अनुज गुप्ता जी के पास जाऊंगा। अनुज जी, जिस तरह से इन तमाम विश्व की धरोहरों में देखने को मिलता है, चाहे आप ग्रीस चले जाइए, चाहे फ्रांस चले जाइए, चाहे पेरिस चले जाइए, चाहे आप म्यूनिक चले जाइए, सब जगह आपको सोविनियर्स मिला जाएंगे। जैसे शिकागो को द विंडी सिटी के नाम से जाना जाता है, इस तरह के कई सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। दिल्ली के एक इलाके को वर्ल्ड सिटी भी कहा जाता है। ये ऑथराइज्ड सोविनियर कल्चर भारत में क्यों नहीं पनप पाया है? इतनी खूबसूरत और दुनिया की हर चीज होने के बाद, बर्फ भी यहां पर है, समुद्र भी यहां पर है, पहाड़ भी यहां पर है, रेगिस्तान भी यहां पर है, यहां पर तो सब कुछ है। दीपक जी, आपने सही कहा कि अपने देश में सोविनियर कल्चर कभी डेवलप नहीं हुआ है और टूरिज्म भी जो है वो धार्मिक टूरिज्म अधिक रहा है। तो सोविनियर कल्चर भी यदि आप देखेंगे तो किसी विश्व प्रसिद्ध मंदिर मैं कहूं यदि, तो उसके बाहर आप देखेंगे तो केवल वहां से संबंधित देवी देवता या उनके जो संगीत गायन उससे संबंधित, उसके अलावा बहुत कम चीजें दिखेंगी। आप आगरा चले जाएं या यहाँ पर लाल किले पे या कुतुब मीनार पे चले जाएं तो उनकी तस्वीरों वाले पोस्ट कार्ड वो भी बहुत लिमिटेड दुकानों पर, 2-4 दुकानों पर मिलेंगे। पूरे देश में यदि आप और किसी जगह पे ढूंढना चाहें तो ऐसे सोविनियर आपको नहीं मिल पाएंगे। शायद इस कल्चर को डेवलप करने के लिए अभी तक नाकामयाबी जो, उसके लिए हम सभी लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उस पर हम लोग पैसा बहुत कम खर्च करते हैं। हम लोग पैसा बहुत कम खर्च करते हैं, लेकिन विदेश जाते हैं तो हम कई सारी डॉलर उन सोविनियर्स को खरीदने में खर्च करते हैं जो 10 पाउंड, क्योंकि वहां दिखती है तो हम ले लेते हैं अपने लोगों के लिए। ले लेते हैं, उसका डिस्प्ले इस तरह से होता है, ले लेते हैं, बच्चों को वो इस तरह से लुभाते हैं, ले लेते हैं। मतलब आप समझ नहीं सकते। और दुनिया के जितने मशहूर कैरिकेचर्स डिजाइन किए हैं, आप देखिए, क्या टाइम्स स्क्वायर में चले जाइए, आपको मिकी माउस और डोनाल्ड डक का पूरा शोरूम मिल जाएगा। हर बच्चा वहां पर जाना चाहता है। तो ये जो, और अगर आप लंदन जाए तो आपको बाकी चीजें वहां पर मिल जाएंगी, आपको पेपा पिग मिल जाएगा, आपको बाकी चीजें मिल जाएंगी। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो बच्चों को कैरेक्टर के रूप में डेवलप की गई हैं। भारत में भी वो कैरेक्टर्स हैं। भारत में हमारे ऐसे कई आइडियल हैं। ये तो बच्चों के देखने की छोटे छोटे मनोरंजन कार्टून की चीजें हैं, लेकिन अगर आइडियल के तौर पे भी दर्शाया जाए तो राम, कृष्ण, कबीर, महात्मा, हनुमान पर जो कार्टून बना वो कितना अधिक फेमस हुआ देश में। बाल हनुमान कितना अधिक फेमस हुआ। तो हमको भी देखना और समझना पड़ेगा कि हम क्या करें। सौरभ, आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने जो एग्जाम्पल दिया हस्तकला संकुल का बनाने के लिए, क्या इस तरह का संकुल देश के हर भाग में नहीं होना चाहिए जहां पर इस तरह की चीजें बहुतायत में हैं और उसको वर्ल्ड में सेल नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल दीपक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक आउट ऑफ द बॉक्स
थिंकिंग की जरूरत है हमारे यहाँ, और ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसको भी समझना पड़ेगा कि हमें पुराना जो टाइम वॉर्प है उससे निकलना पड़ेगा। मैंने आपको कल्चर डिपार्टमेंट का वो किया, मैंने काफी मिनिस्ट्रीज कवर किए हैं, कल्चर पे भी काफी स्टोरी की है। अभी भी जो है हम लोग काफी पुराने जो उसमें नियम, उसमें ये आप नहीं कर सकते, इसके आसपास ये आप सेल नहीं कर सकते, ये सब चीजें बदलकर हमें एक नई सोच को लाना पड़ेगा। और मैं तो कहूंगा कि इसको हमें स्किल डेवलपमेंट जो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, इस तरह की स्किल डेवलपमेंट की बात करें ताकि हमारे पास अच्छे जो जिसे कहते हैं रिकग्नाइज वेंडर्स वहां क्रिएट किए जाए, यंग लोगों को मौका मिले, ताकि ये जो सोवेनियर्स आप बात कर रहे हैं, इस तरह के जो संकुल बनाए, ये हर जो मॉन्यूमेंट है उसके आसपास बनाया जाए। हर जो ऐसा शहर है जहां पर टूरिस्ट जाते हैं, टूरिज्म की को बढ़ावा देना चाहिए, वहां पर इस तरह के संकुल बनाए जाने चाहिए। और भारत सरकार अगर हर चीज नहीं कर सकती तो एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है उसको इस जो ये एरिया है इसमें इसको प्रमोट करना चाहिए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को भी इसमें, क्योंकि बहुत कुछ वो और चीज कर रहे हैं और चीज में बिजी, पर ये भी उनको एक फोकस एरिया में लाना चाहिए।